जब किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस का 29% लॉस होता है। 29% लॉस कहने का मतलब क्या होता है? 71% ही मुझे मिल पाता है। कब? जब मैं उसे 355 रुपीज़ में बेचता हूँ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड पॉइंट है कि 21 रुपये का लाभ चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस का 121% चाहिए मुझे। कितने में बेचना होगा? सपोज इसे मैं x बोल देता हूँ और आपको बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। सी पे से सी पे कैंसिल आउट हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप टेबल पढ़ लेंगे तो 355 डिवाइडेड बाय 71 ये कितना होता है? तो ये 5 टाइम्स में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में। इनटू करना है 121, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 605, यानी x इक्वल्स टू 121 इंटू 5 दैट इज 605, यानी हमारा सही आंसर होगा 605। 605 रुपये में बेचूंगा तो 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे 5 दिन में काम समाप्त करते हैं, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगेन। ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। और तीनों मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम 5 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे इनका। एलसीएम कितना आएगा? 60 पकड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 12। बोलिए क्लियर? तो ए का एक दिन का काम है 3, बी का एक दिन का काम है 4, और तीनों का एक दिन का काम है 12, यानी ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 तीनों एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे? 12 काम करेंगे। इसमें से ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 4 है, यानी दोनों मिलकर ए और बी 7 काम करते हैं। 3 और 4 ये करते हैं, तो सी का काम कितना होगा? माइनस कर देंगे, सी का काम आ जाएगा 5, यानी सी एक दिन में 5 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 60/5, यानी इसे लगेंगे 12 दिन, 12 डेज। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एन चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है तथा 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए जो है वो 1 किलो की जगह 750 ग्राम का वजन यूज करता है और बोलता है कि उसे 25% की हानि हो रही है, यानी अगर उसने 100 का खरीदा होगा तो वो 75 का बेच रहा है। पर जहां उसे 1 किलो बेचना था, यानी 1000 ग्राम उसने खरीदा था, तो वो बेच कितना रहा है? वो बेच रहा है 750 ग्राम। बोलिए क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सिचुएशन में आप उसका अगर 1 ग्राम का ये कॉस्ट प्राइस समझ लीजिए इसे और ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर आएगी तो 1 ग्राम की आएगी कितनी? डिवाइड कर लेंगे 0.1 आएगी, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगी 1 ग्राम की, तो वो कितनी आएगी? ये भी 0.1 आएगी, यानी जितने में खरीदा उतने में बेच दिया। बात समझ में आई? जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, तो न लाभ न हानि। बोलिए क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं या और काम पर आ जाते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझिए कि 18 पुरुष 9 दिन में किसी काम को करते हैं, तो वो काम कितना होगा? अगर एक आदमी एक दिन में एक गड्ढा खोदता है, सपोज ये उसकी एफिशिएंसी है कि वो एक ही काम कर रहा है, तो 18 आदमी कितना काम कर रहे होंगे? 18 आदमी रोज एक आदमी एक गड्ढा खोदेगा, तो 18 आदमी एक दिन में 18 गड्ढे खोद देंगे। बोलिए क्लियर है? तो 9 दिन में कितने गड्ढे खोद देंगे? तो 18 इंटू 9 162 गड्ढे खोद देंगे। ये है टोटल काम, यानी 162 गड्ढे खोदने के हैं। अब देखिए 5 दिन तक इन 18 लोगों ने काम किया, यानी 18 पंजे लिखूंगा 90, तो बेसिकली 90 गड्ढे खुद चुके थे। माइनस करूंगा तो आएगा 72। अब ये 72 गड्ढे खोदने के हैं, पर यहाँ पर अब 6 लोग और आ चुके हैं, तो 18 और 6 अब लोग कितने हैं? 24 लोग हैं। कितने दिन में 72 गड्ढे खोदेंगे? तो सिंपल डिवाइड कर देंगे 72 को किससे? 24 से। तो दिन कितने आ जाएंगे? डेज आ जाएंगे आपके 3 डेज लगेंगे इनको ये काम करने में, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर।
बहुत ही सिंपल है, आप बस ये समझ लो कि एक आदमी एक गड्ढा खोदता है एक दिन में, तो 18 आदमी 18 गड्ढे खोद देंगे, 9 दिन में कुल 162 गड्ढे खोद देंगे। तो यही है टोटल काम। 5 दिन तक किया तो 90 काम हो गया, बचा काम 72, 6 लोग और आ गए, यानी अब हैं टोटल 24 लोग। 24 लोग एक दिन में 24 गड्ढे खोदेंगे, तो 72 गड्ढे खोदने में कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि का 3 गुना है। 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज कॉस्ट प्राइस आपकी यहाँ कहीं बीच में है, जितने में खरीदा उतने में बेच देगा, तो कॉस्ट प्राइस पर ही खरीदा, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचा। लाभ चाहिए तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पर बेचना होगा। देखिए 1100 रुपए पर बेचने पर उसे लाभ हुआ, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस इससे कम होगी, कॉस्ट प्राइस के आगे ही कहीं पर होगा लाभ, ये 1100 रुपए। और हानि कब होगी? जब आप कॉस्ट प्राइस से कम पर बेचेंगे, यानी ये जो 700 रुपए है ये कॉस्ट प्राइस के पीछे कहीं पर है, यहाँ पर, ठीक है। उसने बोला जो लाभ हो रहा है ना, जो भी लाभ हो रहा है वो इस 700 रुपए पर होने वाली का 3 गुना है। यानी अगर हानि x रुपीस की हो रही थी तो लाभ कितने का हो रहा था? 3x का हो रहा होगा। बात समझ में आई? पहली लाइन को फिर से पढ़िए। 1100 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ इस वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है। यानी अगर हानि x हो रही होगी तो लाभ 3x हो रहा होगा। यानी इनके बीच का जो टोटल डिफरेंस है वो 4x निकल कर आएगा। और रुपए में आप देखेंगे तो कितने रुपए का अंतर है, तो आप बोलेंगे 400 का। तो मैं यहाँ से सीधा बोलूंगा कि अगर 4x की वैल्यू 400 यानी x बराबर 100, x बराबर 100 कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो यहाँ से x आगे आ जाइएगा, यानी 100 रुपए आगे आ जाएंगे, तो 800 रुपए इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। पर यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मुझे 12.5% का लाभ भी चाहिए। 12.5% यानी 1/8, तो 800 पर 1/8 यानी 100 रुपए, तो 800 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 100 रुपए और चाहिए, तो कुल मिलाकर मुझे 900 रुपए चाहिए, तब जाकर मेरा 12.5% का प्रॉफिट बनेगा। यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। अगर आपने 800 टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस है। आपको 12.5% का लाभ भी चाहिए, तो उसका 12.5% यानी 100 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 900 रुपए पर बेचना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। 12 सेंटीमीटर का आधा कहने का क्या मतलब है? 12 सेंटीमीटर का आधा होता है 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो आपको एक वर्ग मिला हुआ है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी ये अगर a है, ये a है, ये a है, तो ये भी a होगा। इसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, है कि नहीं? अगर इसके दोनों विकर्ण बराबर हैं, जो कि 6-6 सेंटीमीटर के थे, तो ये दोनों को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा और ये 3 होगा, और साथ ही एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल आपको दिखा, जिसमें ये 3 है, ये 3 है और ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये जो हाइपोटेनस वाली विकर्ण वाली बात है ये 3√2 हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? यानी a की वैल्यू 3√2 आ गई, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी होगी? 3√2 होगी। यहाँ पर भी a की वैल्यू कितनी होगी? 3√2 होगी। यानी मुझे वर्ग की भुजाएं पता चल गई, यानी a की वैल्यू 3√2 है, तो एरिया कितना होता है? a स्क्वायर, यानी 3√2 का स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर कितना होता है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑब्वियसली आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला तो पता ही है, मैन इंटू डे इक्वल्स टू वर्क होता है। तो यहाँ पर आदमी है A, दिन है 5, काम है 1/3। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि A 15 दिन में, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पूरा एक काम कर लेगा। उसी तरह B के लिए क्या बोलूंगा कि B काम का 2/5 भाग 10 दिन में करता है, यानी B 10 दिन में कितना काम करता है? 2/5 करता है। तो B कितने दिन में एक काम करेगा? 2 से काट लीजिएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 10 को, तो ये हो जाएगा 25 दिन। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि A 15 दिन में काम करता है पूरा और B अकेला 25 दिन में करता है। क्वेश्चन पूछा है A और B दोनों साथ उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? बहुत ही सिंपल है, 15 और 25 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना होगा? तो चलिए इसे 75 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 8 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75/8 डेज, इतने दिन लगेंगे, 75/8 दिन।
इसको अगर आप थोड़ा सा डिवाइड करना चाहेंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप काट लीजिएगा, 9 कंप्लीट पूरी बार में जाएगा, 9 सही 3/8, ये आपका आंसर होगा। यानी 9 कंप्लीट 3/8, यहाँ पर ये डेसिमल नहीं होना था, बेसिकली इस तरीके से ब्रैकेट होना था। तो अब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे इस आंसर को। तो आंसर क्या होगा, 9 सही 3/8 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुना अधिक थी। अब से 8 साल बाद उनकी आयु मुझसे 3 गुना अधिक होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु का मेरे नाना की आयु से अनुपात था। देखिए टाइमलाइन बना लीजिए, ये प्रेजेंट है। आज से 16 साल पहले 16 ईयर पीछे जाऊंगा और एक बार 8 साल आगे जाऊंगा। ठीक है, 16 साल पहले का अनुपात क्या था, 1:9 था, 9 गुना थे ना। और 8 साल बाद का अनुपात क्या था, तो 3 गुना यानी 1:3 था। आपको पता है आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, तो यहाँ पर आयु का अंतर 8 है और यहाँ पर आयु का अंतर 2 है। आपको इस अंतर को बराबर करना है तो आप सिंपली यहाँ पर 4 का गुणा कर लेंगे। यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये 8 है और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, ये बनेगा 1:9 का, और यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा 4:12 का। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर कितने हिस्से बढ़े और यहाँ पर, तो आप देखेंगे दोनों जगह 3-3 हिस्से बढ़े हैं। ठीक है, देखिए ये 8 साल आगे है, ये 16 साल पीछे है, यानी टोटल जो टाइम गैप है वो कितने साल का है, 24 साल का है। 24 साल में 3 हिस्से करेंगे तो 8-8 साल के 3 हिस्से निकलते हैं। सही है, तो एक हिस्सा 8 साल का ये है, एक हिस्सा 8 साल का ये है और एक हिस्सा 8 साल का ये है। अब आपको करना कुछ नहीं है, जब भी आप 8 साल आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे तो अनुपात में एक कम या एक बढ़ाते जाएंगे। आगे जाएंगे तो दोनों के अनुपात में एक एक बढ़ा देना, पीछे जाएंगे तो दोनों के अनुपात में एक एक कम कर देना। अब देखिए अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम का तो मुझे रेशियो भी नहीं पता है, यानी या तो मुझे पास्ट से आगे आना पड़ेगा 8 साल तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, या फिर मुझे फ्यूचर से 16 साल पीछे आना पड़ेगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो देखिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे आगे जाना है तो एक एक अनुपात बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये 8 साल आगे जाएगा तो ये 1 का हो जाएगा 2 और ये 9 के हो जाएंगे 10, यानी अनुपात निकलेगा 1:5 का। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से पीछे आए, जब आप यहाँ से पीछे आएंगे तो आपको 8 और 8 16 साल पीछे आना है, यानी 2 हिस्से कम करने पड़ेंगे। तो 4 में 2 कम करेंगे तो 2 आएगा और 12 में 2 कम करेंगे तो 10 आएगा। तो बेसिकली वापस वही 2-10 का अनुपात बनेगा, यानी 1:5 आपका सही आंसर होगा। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पीछे से आगे आगे या आगे से पीछे जाके। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमोद ने 9 दिनों में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया। सरोज बचा हुआ काम 27 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, प्रमोद जो है वो 9 दिनों में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम खुद अकेला कितने दिन में करेगा, तो 9 चौके 36 दिन लगेंगे इसको खुद को एक काम करने में। वहीं अगर सरोज की बात की जाए तो सरोज ने 27 दिन में बचा हुआ काम किया। बचा कितना, तो 3/4 काम बचा था तो ये उसने कर लिया। 3 से काट लीजिएगा इसको, ये कितना आएगा 9 हो जाएगा, और 9 चौके 36 वापस, यानी सरोज भी 36 दिन में एक काम करता है, यानी पूरा एक काम दोनों 36 दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, कितना दिन लगेगा, 36 का आधा 18 दिन लगेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11, 13 और 7 से पूर्णतः भाजित या विभाजित होती है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत ही सीधा सा तरीका बताया हुआ है। अगर आपने एडवांस मैथ्स का कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। 11, 13, 7 और साथ ही साथ 1001। यहाँ से जो भी नंबर डिविजिबल होंगे वो XYZ और XYZ के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। ऑप्शंस में देगा तो इसी तरीके से देगा, जैसे यहाँ पर देखिए 259, 259 सीधे सीधे रिपीट हुए हैं। यही वो नंबर है जो कि 11, 13, 7 और साथ ही साथ 1001 से भी डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर ये हो जाएगा। तरीका नंबर 2, अगर इस तरीके से नहीं करना है तो देखिए आप 3-3 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, 3-3 का पेयर बना लीजिए, इनका डिफरेंस निकालिए। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 11, 13, 7 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो 13 से भी हो जाएगा, और 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है और 13 से डिवाइड हो रहा है बट 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इनका डिफरेंस, इनका जो भी अंतर आएगा वो, तो ये नंबर तीनों से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ इन 2 से डिवाइड होगा। तो आपको डिफरेंस चेक करना है कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 259
माइनस क्या करेंगे 237 करेंगे। 259 माइनस 237 करने पर कितना मिलेगा 22 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 22 जो है ना वो 11 से डिवाइड होता है बट 13 से नहीं होता और 7 से नहीं होता, तो ये नंबर तीनों से तो डिवाइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप इसी तरीके सेकंड वाला भी निकालेंगे, थर्ड वाला भी निकालेंगे, फोर्थ वाला भी निकालेंगे, या यहाँ पर आपको डिफरेंस 0 भी मिल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो वो 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, 7 से भी होगा और 1001 से भी होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए 8 n 14 दिन में एक काम करते हैं और इसी का एक काम को 7 आदमी कितने दिन में, सपोज XYZ कुछ भी दिन में पूरा करना है बट काम तो सेम है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। 7 से काट लीजिएगा इसको 2 टाइम्स में और यहाँ से मैन से मैन कट जाएगा तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर जो डेज की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16 डेज। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस तरीके से अगर मैं लिख लूँ तो ये आएगा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको जो फॉर्मेट मिलेगा वो कुछ ऐसे ही मिलेगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि 4 × 2 - 3 अपॉन 4 × 3 - 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 4 तिया 12, 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, ये आंसर होगा 1/2। अब अगर ये आंसर में नहीं मिल रहा है तो इसमें आंसर्स की गलती है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5/10 होगा या ये 1/2 ले लीजिए, आंसर यही होगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18 आदमी हैं, रोज 8 घंटे काम होता है, 10 दिन में 3 काम कर लेते हैं। ठीक है, इसी काम में 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर आदमी कितने चाहिए हैं ये निकालना है, आपको काम कितना करना है 5 इकाई, जो पहले 3 इकाई हो रहा था वो 5 इकाई करना है, रोज 6 घंटा काम करना है, कितने दिन तक 16 दिन तक, और यहाँ पर आप इसको एक्समैन ले लीजिए और इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल डिवाइड कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिएगा वापस तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से और कुछ कट सकता है क्या, तो इसे काट लीजिए 3 बार में और इसे काट लीजिए 9 बार में, और ये फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कितनी बार में 3 बार में कैंसिल आउट हो सकता है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 × 5, नीचे क्या बचा x = 3/5, यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी आंसर ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। देखिए आपको बोला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है, सर्कल है, इसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। इसके बाद बोला है कि इसकी जो परिधि है यानी इसका जो सर्कमफेरेंस है यानी जो 2πr है वो कितना बढ़ जाएगा अगर मैं रेडियस 7 सेंटीमीटर से बढ़ा दूं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, 2π 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 होता है, -2π पुराना कितना था तो 14 था। तो ये आंसर आपको निकालना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। तो देखिए 2π कॉमन ले लीजिएगा, इंटू 21 में से 14 गया तो 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 × π की वैल्यू कितनी होती है 22/7 × 7, तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए अगेन विल बी दी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में कितने प्रतिशत की कमी होगी या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे बोला पहले 10% कम करना है फिर 20% कम करना है, तो एक तरीके से सक्सेसिवली कम करना है। 2 तरीके हैं, या तो आप x + y + xy/100 वाला तरीका यूज कर लें, तो पहले 10% कम किया फिर 20% कम किया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 × 20/100, तो यहाँ से इस तरीके से कैंसिल आउट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा -30 + 2 यानी -28%, तो कुल मिलाकर 28% की कमी हुई। तरीका नंबर 2, 100 पकड़ लीजिए, 100 में 10 कम करिए तो 90 हो जाएगा, और अब 90 में 20% कम करिए तो 90 का 20% होता है 18।
18 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें 18 माइनस कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 72। तो देखिए टोटल कितना कम हुआ, तो आप बोलेंगे 28 कम हुआ। 100 में 28 यानी 28%। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 31,250 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को प्रति 8 माह के बाद संयोजित किया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए साल भर का आपको दिया है 12%, आपसे बोला है 2 साल का निकालिए बट 8 माह पर संयोजित करिए। तो सबसे पहले तो आप 2 साल के महीने निकाल लीजिए, तो होते हैं 24 महीने। अब इसको 8 से डिवाइड करिए क्योंकि मुझे 8 माह पर संयोजित करना है, तो ये आता है 3। यानी कुल मिलाकर मुझे एक तरीके से 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। बट यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 12% नहीं होगा, वो 8 महीनों के हिसाब से होगा। 12 महीनों का 12 मंथ का 12% होता है, तो 8 मंथ का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 8% बनेगा। तो हर साल 8% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3,250 रुपए पर। बोलिए क्लियर है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, चलिए। तो यहाँ पर 31250 8% 3 साल के लिए निकाल लेंगे। तो इसका 8% कितना होगा, तो देखिए इसका अगर मैं 8% निकालता हूं तो आता है 2500 रुपए। यहां पर भी आएगा 2500 रुपए और यहां पर भी आएगा 2500 रुपए। बोलिए क्लियर है। अब अगेन 2500 का मैं अगर 8% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो 200 आएगा। तो यहाँ पर ये 200 हो जाएगा, फिर इसका यहाँ पर 200 मिलेगा, फिर इसका यहाँ पर 200 मिलेगा। बोलिए क्लियर है। फिर वापस 200 का 8% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो ये 16 आएगा। अब इन सबको आपको ऐड करके लिख देना है, सिंपल कहानी खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 7500, तो यही हो गया। 7500 तो यही हो गया। इसके बाद 200 200 200 तो 600 ये हो गया, और फिर 16 रुपए और हो गए, तो ये 16 लास्ट में आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 8,116 रुपए, ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, उस संख्या का 54% क्या होगा। देखिए कोई भी एक संख्या है, उनके बीच का अंतर परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो निकल के आता है 11%। इस 11% को बोला है 286। बोलिए क्लियर। तो इसका 1% कितना होगा, डिवाइड कर लीजिएगा, ये 26 आ जाएगा। अब मुझे इसका निकालना कितना है, मुझे इसका निकालना है 56%। तो इसका 56% कितना होगा, तो आप सिंपली कर लेंगे 26 इंटू 54। सॉरी, ये 54 निकालना था आपको। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 1404, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो ये अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 6 जोड़े जाने पर उनका अनुपात क्या होगा। देखिए जो संख्या है वो 3:5 में थी, पहले किस में थी, 3:5 में थी। कितना जोड़ा, तो पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7, अनुपात हो गया 2:3। कितना जोड़ा, ध्यान रखिएगा, 8 और 7। बोलिए क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, ये 10 9 अंतर आएगा 1, फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई 8 या 24, 24 में से 14 गया 10, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी और 5 की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ये आ गई मेरी वो दो संख्याएं। दोनों में 6 जोड़ूंगा तो 36 और 56 आएगा। बोलिए क्लियर है। 36 और 56 का अनुपात निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। 4 से काट लीजिएगा तो ये 9 आ जाएगा, 4 से काट लीजिएगा तो ये 14 आ जाएगा। 9:14 यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आई है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज में जाएं, वहां पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटेल में समझा रखा है, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। उनमें से 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, यानी पास हो गए। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों या परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना रहा। देखिए आपसे बोला गया है कि 50% लड़के, ये 50% लड़के पास हो गए तो 50 फेल हो गए होंगे, यानी 1100 का 50% कितना होगा, तो 1100 का होगा 550। इतने लड़के तो पहले फेल हो गए। लड़कियां कितनी पास हुई हैं, तो 40% पास हुई हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी,
60%, 900 का 60% निकाल लीजिएगा, 9 छक्का 54, 54, 400, 540। अब टोटल अगर मैं देखूंगा तो आप बोलेंगे टोटल कितने फेल हुए, तो आप बोल सकते हैं 0 0, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 1090 लोग फेल हो गए टोटल। कितने में से? टोटल थे 2000। 2000 कैसे? इतने लड़के थे और इतनी लड़कियां, तो टोटल तो 2000 लोग थे। 2000 में से इतने फेल हो गए, परसेंटेज निकाल लीजिएगा कितना आएगा। तो यहाँ से आप इजीली डिवाइड करके बता सकते हैं कि ये आएगा 54.5, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो साइकिल सवार x और y एक ही समय पर स्थान A से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान B की ओर जाते हैं। तो देखिए A से B की ओर इनने चलना शुरू किया है। किस स्पीड से? एक चलता है 6 किलोमीटर पर आवर से और दूसरा चलता है 8 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन में क्या बोला है? यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद y x से 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब देखिए ये जो y है ना, ये 15 मिनट रुकता भी है और उसके बाद भी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो अगर x को t टाइम लगा होगा तो y को कितना लगा? तो y को पहले तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गया और फिर 15 मिनट रुका भी था। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो y को पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में t से 25 मिनट कम ही लगेगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये तो पहले 10 मिनट पहले ही पहुंच गया y और ऊपर से वो 15 मिनट रुका भी था। यानी अगर वो नहीं रुकता तो वो 25 मिनट पहले पहुंचता। तो अगर x को t समय लगा होगा तो y को t माइनस 25 मिनट्स लगा होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। a की या x की स्पीड थी 6 इंटू टी इक्वल्स टू यहाँ पर स्पीड थी 8 इंटू टी माइनस 25। ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने स्पीड इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम दोनों ही देंगे डिस्टेंस और दोनों का डिस्टेंस बराबर था तो मैंने दोनों के स्पीड इंटू टाइम को इक्वल कर दिया। बोलिए क्लियर है? अभी यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये है किलोमीटर पर आवर में और ये जो 25 है ये मिनट में, तो इसे मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके आवर्स में कन्वर्ट होगा। अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? तो देखिए यहाँ से अगर मैं रेशियो भी निकाल लूँ ना तो ये कुछ ऐसा निकलेगा। तो 60 इक्वल्स टू 80 माइनस 8 इंटू 25 अपॉन 60। 5 से काट लीजिएगा तो ये 5 बार में कटेगा। ये कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। फिर 4 से काट लीजिएगा तो ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। तो ये कुछ हो जाएगा 10/3। तो देखिए यहाँ से ये बनेगा 10/3 बराबर ट्वाइस ऑफ टी। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। टी इक्वल्स टू 5/3 आर, यानी इंटू 60 करने पर आपको मिल जाएगा मिनट्स में। बट मुझे यहाँ पर डिस्टेंस चाहिए है। दूरी कितनी होगी? तो देखिए दूरी मैंने अभी बोला था ना 6 इंटू टी, ये इसकी दूरी होगी और यही दूरी तो y के लिए भी होगी। तो 6 इंटू 5/3 काट लीजिएगा, 5 दूनी 10 किलोमीटर। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। जब कक्षा ए से 5 बच्चे कक्षा बी में प्रवेश करते हैं तो दोनों कक्षाओं के बच्चों की संख्या समान हो जाती है। यदि कक्षा बी में 25 बच्चे कक्षा ए में प्रवेश करते हैं तो कक्षा ए के बच्चों की संख्या बी के बच्चों की संख्या का दुगना हो जाती है। कक्षा ए और बी के बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे बोला है 2 क्लास है ए और बी, इनमें कुछ बच्चे हैं। अगर यहां पर a माइनस 5 कर दूं तो यहां पर b प्लस 5 करना पड़ेगा और ये दोनों बच्चे बराबर हो जाएंगे। जो मैंने लिखा वो आपको समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि a में 5 बच्चे कम करूं, a से 5 बच्चे b में गए यानी a में 5 बच्चे कम हुए और b में 5 बच्चे बढ़ गए। तो यहां पर क्या हुआ? ये दोनों बराबर हो गए। तो एक तरीके से एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि b से अगर 25 बच्चे a में चले जाएं यानी a प्लस 25 हो जाए और b माइनस 25 हो जाए तो जो a के बच्चों की संख्या है वो b से दुगनी हो जाती है। यानी एक तरीके से इनका रेशियो हो जाता है 2:1 का। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से भी एक इक्वेशन बन सकती है। तो इन दो इक्वेशंस के दम पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व बहुत इजीली कर सकता हूं। पहली इक्वेशन में क्या बनेगा? a माइनस बी इक्वल्स टू 10 बनेगा और दूसरी इक्वेशन में क्या बनेगा?
तो यहाँ पर मैं 25 को इधर कर लूँगा, तो ये हो जाएगा a + 25 अपॉन b - 25 इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कौन सी इक्वेशन मिलेगी। तो ये बनेगा a + 25 इक्वल्स टू 2b - 50। बोलिए क्लियर। इसको इधर कर दीजिएगा, a को इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा 2b - a इक्वल्स टू 75। और इसी इक्वेशन को यहाँ पर रख लीजिएगा, तो ये -b + a इक्वल्स टू 10। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, एक b से b कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 85। b इक्वल्स टू 85 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर रख दीजिएगा 85, इसको उधर जाके ऐड कर लीजिएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी 95। ये आ गया a और b का रेशियो। ये a है और ये b है। इनका रेशियो पूछा हुआ था, आप काट कर इजीली बता सकते हैं। ये 17 है और ये 19 है, यानी 19:17। ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। दो नलियां P और Q किसी टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट के बाद पहली को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले ये समझिए, P और Q दो नल है, ठीक है। दोनों 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम निकाल लीजिए इनका, कितना आएगा 60 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आता है, ये 5 आता है और ये 4 आता है। यानी एक तरीके से P की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और Q की एफिशिएंसी 4 हो जाएगी। ठीक है, दोनों को खोला गया कितनी देर के लिए, 3 मिनट के लिए। तो देखिए 3 मिनट ये भी चालू रहा, 3 मिनट ये भी चालू रहा, तो ये देगा 5 तिया 15 और ये देगा 4 तिया 12, यानी कुल मिलाकर टंकी कितनी भरी, तो आप बोल सकते हैं 27 टंकी भर गई। कितने में से, 60 में से। 60 में से 27 भर गई। खाली कितनी है, तो आप बोलेंगे 33 खाली है। कितनी खाली है, 33। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से आपको। अब देखिए इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। जब आपने पहले वाले को बंद कर दिया, पहले वाले यानी P को आपने बंद कर दिया, तो अब सिर्फ Q चल रहा है। Q कितना समय लेता है, तो Q की एफिशिएंसी है 4। 33 भरने में कितना समय लगेगा, तो 33/4। इसका सही आंसर क्या होगा, 8 सही 1/4 मिनट, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। डॉट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिकली 8 सही 3/4, 8 सही 1/4, 8 सही 1/2, तो सही आंसर होगा 8 सही 1/4 होगा। बात समझ में आ गई आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बट अच्छा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। इनमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो यह उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया है, उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। देखिए सीधा सा अनुपात है आपके पास 5:3 का, ठीक है। इसको डबल कर लेते तो ये अनुपात बन जाता है 10:6 का। अब देखिए यहाँ पर लड़के चले गए हैं 50 और लड़कियां आ गई हैं 50, तो ये अनुपात हो गया 9:7। तो अब आप देखेंगे 50 में यहाँ पर एक कम हो रहा है और यहाँ पर एक बढ़ रहा है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक की वैल्यू कितनी है, 50 है। बोलिए क्लियर है। तो पहले लड़के कितने रहे होंगे, तो लड़के रहे होंगे 500। पहले लड़कियां कितनी रही होंगी, तो लड़कियां रही होंगी 300। आपसे लड़कों की संख्या पूछता है, आप बोलेंगे 500, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। आयताकार यानी रेक्टेंगल, लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, यानी ये अगर x है तो ये 4x है। बोला है बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात करें। इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा 4x × x इक्वल्स टू 256। 4 से काट लीजिएगा, कितनी बार में कटेगा, तो ये कटेगा 64 टाइम्स में, तो x² इक्वल्स टू 64, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पर अगर आपसे उससे लंबाई पूछी है तो 8 चौके 32, 32 मीटर, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगर आपसे उसकी चौड़ाई पूछता तो आप बोलते x यानी 8। बोलिए क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। a अनुपात b 3:2 है।
आपसे ये वाला रेशियो पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप सभी लोग इसका आंसर बता पाएंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर ABCD में से क्या होने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी नया नहीं है, सिर्फ A और B की वैल्यू पुट करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगाती है। वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? देखिए यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है वो नहीं पता, तो यहाँ पर एक तरीके से ट्रेन की लंबाई L1 है। आदमी जो कि खड़ा हुआ है उसकी लंबाई है 0, तो टोटल लेंथ हो गई L1 प्लस 0 या L1 इनटू इसकी ये लंबाई है, इक्वल्स टू लंबाई यानी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी है इसकी 36 है, टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड लगा है। ध्यान रखिएगा 36 किलोमीटर पर आवर है, 10 सेकेंड्स है, तो यहाँ पर मुझे 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकेंड में। कैसे करूँगा, 5/18 मल्टीप्लाई कर। अब ये सब कुछ मीटर पर सेकेंड में हो गया, यानी लंबाई भी मीटर में आ गई है। तो L1 कितना हो जाएगा, तो L1 की वैल्यू हो जाएगी 18 दूनी 36, काट लीजिएगा, तो ये 10 इंटू 10 यानी 100। तो एक तरीके से लंबाई किसकी, ट्रेन की, ये हो गई है 100 मीटर। आपको 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है, यानी आपको टोटल लेंथ पार करनी है 155 मीटर। 100 मीटर खुद ट्रेन की, 55 मीटर प्लेटफॉर्म की। यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड अभी भी 36 इंटू 5/18 ही रहेगी। समय कितना लगेगा बस वो आपको निकाल लेना है। तो यहाँ से आप काट लीजिएगा, कितनी बार में कटेगा 10, यहाँ से डिवाइड कर लीजिएगा 10 को, तो ये कितना हो जाएगा 155/10 इक्वल्स टू T। 5 से काट लीजिएगा, ये कितना आएगा 31/2 सेकेंड्स। 31/2 सेकेंड कहने का मतलब 15 सही 1/2 सेकेंड। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:6 था। अब से 12 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए वर्तमान में क्या है, 6:5 है। 4 साल पहले क्या था, 5:4 था। 4 साल पहले कहने का मतलब यहाँ पर एक पार्ट और यहाँ पर भी एक पार्ट, तो मैं बोल सकता हूँ 4 साल का मतलब होता है एक पार्ट। अब आपको टोटल 12 साल आगे जाना है, यानी पार्ट्स के हिसाब से देखूं तो 3 पार्ट बढ़ाने पड़ेंगे। 12 साल, देखिए 4 या 12 होता है ना, तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, 9:8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट पर जाइए, मैथ्स की प्लेलिस्ट देखिए, एजेस का चैप्टर खोलिए, वहां पर आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 5,500 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, बस यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये है कि भैया 12 महीनों के लिए जो परसेंटेज है वो कितना है, 15% है। तो बताइए 4 मंथ के लिए कितना होगा। 3 से डिवाइड आप यहाँ पर इजीली कर लेंगे, 5% आएगा। तो 8 मंथ के लिए कितना होगा, 10% होगा। बोलिए क्लियर है। यहाँ पर आपको पता है 2 साल में 8 महीनों के हिसाब से 3 सेक्शन बनते हैं, तो आप लिखेंगे 5,500। यहाँ से हम 3 साल का हिसाब लगाएंगे, पर ध्यान रखना 10% पर लगाएंगे। बोलिए क्लियर है। चलिए यहाँ पर कितना आएगा, 550 आ जाएगा, यहाँ पर भी 550 आ जाएगा, यहाँ पर भी 550 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 10% निकालेंगे तो ये 55 आ जाएगा, इसका 10% ये 55 आ जाएगा, इसका 10% ये 55 आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 5.5। इन सब को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1820.5, यानी यही होने वाला है हमारा सही आंसर। वैसे भी 0.5 में आंसर आने वाला था और एक ही ऑप्शन है जो 0.5 दे रहा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है अगला। 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय की जाती है, 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय की जाती है, और 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय की जाती है। तो 15 मिनट में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन जरूर है, बट बहुत ही सिंपल है। देखिए 1 मिनट में 50, 2 मिनट में 90 और 3 मिनट में 130। यहाँ पर एक तरीके से देखिए तो हर बार आपको 10 मीटर का एक डिफरेंस देखने मिलेगा, है ना। जहाँ पर ये 100 हो सकता था वहां पर ये 10 कम हो गया, जहाँ ये 150 हो सकता था वहां ये 20 कम हो गया। तो एक तरीके से 15 मिनट में कितना होगा, तो 15 इंटू 50 माइनस 14 इंटू 10। बात समझने की कोशिश करिएगा, 2 वाले में एक बार 10 कम हुआ,
3 मिनट में 2 बार 10 कम हुआ, 4 मिनट में 3 बार 10 कम होगा, 5 मिनट में 4 बार 10 कम होगा, 15 मिनट में 14 बार 10 कम होगा। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 15 पंजे 750 माइनस 140, माइनस कर लीजिएगा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 610 मीटर, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग मीटर और 68 है। यदि पहले त्रिभुज की मध्य का 12.1 है तो दूसरे का त्रिभुज की मध्य का क्या होगी। यहाँ पर देखिए दो ट्राइंगल हैं जो कि समरूप हैं, उनका एरिया दिया हुआ है। हमें पता है जो साइड्स का रेशियो होता है, साइड्स S1 S2 का जो रेशियो अगर k है तो एरिया का रेशियो होगा k का स्क्वायर, A1 A2 का रेशियो होगा k स्क्वायर। अभी देखिए आपको k स्क्वायर दिया हुआ एक तरीके से, यह है 121 और यह है 64, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 और यह आ जाएगा 8। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर 11 की वैल्यू अगर 12.12 है, यानी मल्टीप्लाई किससे हुआ है 1.1 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर भी 1.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8.8 मीटर, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एडवांस मैथ्स के कोर्स में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक स्कूटर मरम्मत करने के बाद 49 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तथा मरम्मत करने से पहले 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मरम्मत करने के बाद वह एक निर्धारित दूरी को 7 घंटे में तय करता है, तो मरम्मत करने से पहले वह दुगनी दूरी को कितने समय में तय करेगा। देखिए दुगनी यहाँ पर दूरी हो चुकी है, तो देखिए मरम्मत करने के बाद उसकी स्पीड थी 49, कितने घंटे में तय करता है 7 घंटे में। तो ये स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस आ गया, पर मुझे इस डिस्टेंस का डबल चाहिए है, इसका भी ध्यान रखिएगा। किस चाल से 42 की चाल से, कितने समय में वही तो निकालना है। बोले क्लियर है। तो यहाँ से काट लीजिएगा इसको, कितनी बार में कटेगा 6 टाइम्स में, 6 7 42 और यहाँ से 6 को डिवाइड कर लीजिएगा। ये 3 से काट के 3 से डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 49/3 आवर्स, यानी 49/3 घंटे। यहाँ पर आप इसको वापस से काटेंगे तो ये कितना निकलेगा, एक बार में कटेगा 19 आएगा, 6 बार में 18 आएगा, तो ये आएगा 16 सही 1/3 घंटे, या 16 सही या 16 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाता और सवारी से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों तरफ सवारी से जाता तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाते। वह दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा। देखिए आपसे बोला है कि जाना है और आना है, ठीक है। एक बार पैदल जाएगा, एक बार सवारी से यानी एक तरीके से गाड़ी से जाएगा, तो उसे टोटल घंटे लगेंगे 6 घंटे 30 मिनट। अब 6 घंटे 30 मिनट उसे एक तरफ की स्पीड अगर x है तो दूसरी तरफ की स्पीड y है, इस बात को समझिएगा। टोटल समय कितना लगेगा 6 घंटे 30 मिनट या 6 सही 1/2 घंटे। बोले क्लियर है। फिर बोला है कि अगर वो दोनों तरफ सवारी से जाए, यानी जाए भी सवारी से और आए भी सवारी से, यानी y से जाए और y से आए, y स्पीड से जाए और y स्पीड से आए, तो उसके 2 घंटे 10 मिनट बच जाएंगे। तो माइनस कर लीजिएगा तो लगेंगे 4 घंटे 20 मिनट। बोलिए क्लियर है। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब 4 सही 1/3 घंटे। यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। उसने बोला है दोनों तरफ पैदल जाएगा तो कितना समय लगेगा। बस यहीं पर यही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस यहाँ पर ये देखना है कि देखिए जाने आने में जो समय लगेगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन x प्लस डिस्टेंस अपॉन y इक्वल्स टू 6 सही 1/2 घंटे। यहाँ पर दोनों तरफ y से जाएगा तो एक तरीके से बोल सकता हूँ 2d/y इक्वल्स टू कितना आएगा 4 सही 1/3 घंटे। तो d/y निकल जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा d/y की वैल्यू, और उसके बाद d/x की वैल्यू निकालकर 2d/x की वैल्यू इजीली आ जाएगी आपकी। यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, चाहती है 12 और 1 13, 13/6। तो d/y की वैल्यू आएगी 13/6। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस करेंगे तो देखिए d/x की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 13/2 माइनस 13/6। बोलिए क्लियर है। 4 से मल्टीप्लाई नहीं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ऊपर नीचे एलसीएम ले लीजिएगा 6 का, तो 13 3 39 माइनस 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/6। आपको
2D चलना है क्योंकि जाना आना दोनों है, तो इंटू 2 कर लीजिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 26/3 घंटे। 26/3 घंटे कहने का मतलब क्या होगा, काट लीजिएगा तो ये कितना आता है, ये आता है 24, 8 बार में 24, 2/3 घंटे यानी 8 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रारंभिक बिंदु पर आता है। देखिए 12 से जाता है और 9 से आता है। पूरी यात्रा में उसके द्वारा लगाया गया समय 2 = 1/3 घंटे है, तो उसकी दूरी कुल दूरी क्या है वो निकालनी है। तो देखिए 12 से जाता है, 9 से आता है, टोटल समय कितना लगा, 2 = 1/3 घंटे। बोले क्लियर है। यहाँ पर अगर उसे जाने में टी टाइम लगा होगा तो आने में 2 = 1/3 माइनस टी टाइम लगा होगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, जाना भी उतनी है आना भी उतनी है, तो 12 × टी बराबर होगा 9 × 2 = 1/3 का मतलब ये हो जाएगा 7/3, 7/3 माइनस टी के बराबर। 3 से काट लीजिएगा 4 बार में, 3 से काट लीजिएगा 3 बार में, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 40 = 7 - 3t। इसको इधर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 70 = 7 यानी t की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि टोटल दूरी कितनी होगी, तो 12 × 1 तो ये होगा 12 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का HCF 21 है तथा LCM जो है वो HCF का 221 गुना है। उन संख्याओं में से एक संख्या 200 से 300 के बीच स्थित है तो दूसरी संख्या का अंकों का योग क्या है। देखिए आपका जो LCM है वो क्या है, वो है HCF × 221। अब HCF की वैल्यू आपको 21 दी हुई है, तो यहाँ पर आपके दो नंबर टूटेंगे x और y में, जिसमें से एक नंबर है 21 × x का और दूसरा नंबर है 21 × y का। अब देखिए एक संख्या आपसे बोला है 200 से 300 के बीच में है, तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूँ कि एक संख्या x की वैल्यू या तो 10 होगी या 11 होगी या 12 होगी या 13 होगी, कुछ ऐसी होगी ताकि ये जो एक संख्या है ये 200 से 300 के बीच में लाई करे या 200 के 300 के बीच में आए। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्राई भी लगा सकते हैं कि एक संख्या को मुझे 200 से 300 के बीच रखना है, तो एक तो x की वैल्यू 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, इन्हीं में से कुछ एक हो सकता है ना, नहीं तो वैल्यू 300 के ऊपर निकल जाएगी। तो देखिए 200 इंटू, अच्छा फिर ये जो नंबर है ये इससे डिवाइड भी होना चाहिए, तो देखिए 11 जो है ये तो डिवाइड नहीं कर रहा, 10 भी डिवाइड नहीं कर रहा, 12 भी डिवाइड नहीं कर रहा, 13 एक नंबर है जो कि डिवाइड कर सकता है। चलिए 221 को 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या ये 13 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर अगर ये है x की वैल्यू 13 तो y की वैल्यू होगी 17, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ y की वैल्यू 17 है, यानी दूसरा नंबर होगा 21 × 17। बोलिए क्लियर है। 21 × 17 का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 357। यहाँ पर आप जब जोड़ेंगे इन संख्याओं को तो ये कितना होगा, 7 5 12, 12 3 15, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एडवांस मैथ्स के कोर्स में काफी सारे आपको सॉल्व कराए हुए हैं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 14 घंटे 40 मिनट यात्रा करता है। वह आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ट्रेन से करता है और शेष आधी यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बस से करता है। उसकी कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए आधी यात्रा उसने 60 किलोमीटर के हिसाब से की और आधी यात्रा उसने 50 किलोमीटर के हिसाब से की। सबसे पहले तो ये समझिए डिस्टेंस आधा आधा है, तो अगर ये डिस्टेंस दी है और ये डिस्टेंस दी है और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 60 की, और यहाँ पर जो उसकी स्पीड है वो 50 की है, टोटल टाइम उसको कितना लगा है, तो टोटल टाइम लगा है उसको 14 घंटे 40 मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों के टाइम को जोड़ दूंगा। यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, d/60 लगेगा, यहाँ पर टाइम कितना लगेगा, d/50 लगेगा, दूरी बटा चाल, ये हो गया दोनों का समय। ये टोटल है 14 घंटे 40 मिनट। 14 घंटे 40 मिनट को मैं 14 से 40/60 भी लिख सकता हूँ या 2/3 भी लिख सकता हूँ। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 44/3। एलसीएम ले लीजिएगा।
एलसीएम कितना आएगा, 5 और 6 का 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 5D, तो ये हो जाएगा 11D अपॉन 300 इक्वल्स टू 44 अपॉन 3। ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 100 बार में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो D की वैल्यू हो जाएगी 400 किलोमीटर। उसकी कुल दूरी पूछा है तो 800 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि D और D 400 और 400 800 किलोमीटर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। युद्ध के पहले सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। देखिए पहले अनुपात क्या था, 5:3, बाद में क्या हो गया, 2:1 हो गया। कितने कितने घटे, तो यहाँ पर 1000 घटे और यहाँ पर 800 घटे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ये 5 6 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये 1600 और ये 1000, एक की वैल्यू 600, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए आपसे टैंक पूछा है ना, तो टैंक की वैल्यू निकालिएगा। आपकी टैंक की बात की गई है, एक की वैल्यू 6, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 पंजे 30 यानी 3000। तो पहले जो टैंकों की संख्या थी वो 3000 थी, उसमें से 1000 बर्बाद हो गए, तो बचे कितने, 2000 बचे। यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगेन सिंपल क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही बढ़िया काम की मेथड है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बस अपनी प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा प्रत्येक घंटे में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। यदि वह 572 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करती है तो बस की प्रारंभिक गति प्रति घंटा क्या थी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 0 से शुरू की, पहला घंटा निकला, दूसरा घंटा निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से 6 7 5 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, यहाँ पर जो पहले घंटे की गति थी ये x रही होगी, फिर x प्लस 9 रही होगी, फिर x प्लस 18 हो गई होगी, क्योंकि हर बार 9 से बढ़ रहा है ना, फिर x प्लस 27 हो गई होगी। तो इस तरीके से लास्ट तक आते आते ये हो गई होगी x प्लस 90। ठीक है, अब हर बार 1 घंटे में, यानी ये तो हो गई इनकी चाल। समय कितना लगा, यहाँ पर भी 1 घंटा चली, यहाँ पर भी 1 घंटा चली, इंटू वन इंटू वन इंटू वन, 1 घंटा चली है, तो ये हो गई चाल गुणित समय दूरी। तो इन सब की दूरी को ऐड करूंगा मैं, इन सब की दूरी को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 572 मिलना चाहिए। अच्छा, जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 11x प्लस 5495 ये मिलेगा इक्वल्स टू 572। जब आप इसको इधर से माइनस कर लेंगे तो 11x की वैल्यू मिलेगी 77, यानी x इक्वल्स टू 7, यानी शुरुआती पहले घंटे की जो दूरी थी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने इसे 10.5 के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.5 रुपीज अधिक मिलते। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 8% की हानि पर उसने बेचा है, 10.5% पर लाभ पर बेचता तो उसे इतने रुपए ज्यादा मिलते, यानी कुल मिलाकर ये 8 और ये, तो कुल मिलाकर 18.5% की वैल्यू उसने दे दी कितनी, 92.5 रुपीज। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई आपको। अब यहां से आपको क्या करना है, 1% की वैल्यू निकाल लेना है। डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये होता है 92.5 डिवाइडेड बाय 18.5, कितना आएगा, तो यहां से आपको आंसर मिलेगा 5। 1% की वैल्यू 5 है। अब आपको 12% के लाभ पर बेचना है, यानी 112% पर बेचना है। ध्यान रखना है इस बात का, 112% पर बेचना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 112 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 560, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कार एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तो वो कितने समय बाद मिलेंगी। देखिए 60 किलोमीटर की दूरी है, ये है ए, ये है बी। यहां से एक गाड़ी निकली 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और यहां से एक गाड़ी निकली 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बोलिए क्लियर है।
रिलेटिव स्पीड का सीधा सीधा खेल है, दोनों सेम दिशा में जा रही हैं, दूरी इन्हें खत्म करनी है 60 और इनके बीच का जो अंतर है वो है 10 का, यानी कुल मिलाकर 6 घंटे लगेंगे इन्हें अब आपस में मिलने में या अपने बीच की जो 60 किलोमीटर की दूरी है ये खत्म करने में। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 60% कम है, यदि सी डी से 60% अधिक है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकता है ये। देखिए ए बी से 40% अधिक है, यानी अगर मैं ए और बी को कुछ ऐसे कंपेयर करूं तो ए है 100, ए बी से सॉरी बी है 100 तो ए कितना हो जाएगा 140। फिर बोला बी सी से 60% कम है, बी सी से 60% कम है तो बेसिकली यहां पर जो सी है इससे 60% कम है बी। बोलिए क्लियर है। तो यहां पर आपको सी की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी कि इसका जब मैं 60% निकालूं, इस वैल्यू का जब मैं 60% निकालूं तो 100 आए, यानी एक तरीके से सी का 60% कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर अपॉन 100 कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1000/6। तो ये हो जाएगी सी की वैल्यू कितनी 1000/6, ये है सी की वैल्यू। आगे बोला है सी जो है वो डी से 60% अधिक है, सी क्या है डी से 60% प्लस है, यानी मैं बोल सकता हूं कि जो डी की वैल्यू है उसका 160% निकालने पर मुझे 1000/6 मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। आगे आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। चलिए तो यहाँ पर मैं डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। परसेंट का मतलब बटे में 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जाके डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 10,000/16 आएगा और इंटू में 6 आएगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब 10,000 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर लेता हूँ तो कितना मिलता है, तो ये मिलता है 625, तो ये हो जाएगा 625/6। तो डी की वैल्यू आ गई 625/6। ये मुझे ए बी सी डी की वैल्यू पता चल गई। अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सी बी से 60% अधिक है। तो देखिए सी जो है क्या ये बी से 60% अधिक है, नहीं, यहाँ पर बी जो है वो 60% कम था, तो सी 60% तो ज्यादा नहीं हो सकता, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। ए सी से 54% कम है, ए सी से 54% कम है, तो पहले तो ये देखिए कितना कम है और किससे कम है। तो आप इस तरीके से चारों स्टेटमेंट चेक करेंगे और उसके बाद सही आंसर बताएंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे इन चारों स्टेटमेंट का आंसर बताइएगा कि ये अगर वैल्यूज हैं तो इनमें से कौन सी वैल्यू सही है, या इन वैल्यूज के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आप मुझे ऑप्शन में देखकर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 50 मीटर लंबी एक गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, गाड़ी की गति क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबी गाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, टोटल डिस्टेंस होगा 150 मीटर का, कितने सेकंड में पार करती है, तो ये 10 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पर आपको टाइम पता है, स्पीड निकालनी है। चलिए डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, मीटर पर सेकंड में पूछा था 15 मीटर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। किलोमीटर में पूछता तो क्या करते, तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में आ जाता आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। देखिए पहले 30% बढ़ा, फिर 30%, पहले 30% कम हुआ, फिर 30% बढ़ा, तो 100 का 70 हुआ, 70 पर 30% बढ़ेगा यानी 21 बढ़ेगा तो 91 हो जाएगा। फिर इसमें 10% कम हो गया, अब इसका 10% कम होगा यानी 9.1 कम होगा, तो 91 में आप माइनस करेंगे 9.1। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ पर आएगा 0.9, ये 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 8, तो ये हो जाएगा 81.9। ठीक है, ये थी ओरिजिनल वैल्यू, ये थी एक्चुअल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। अब देख लीजिए कितना परसेंट कम हुआ, तो आप बोल सकते हैं लगभग 19% के आसपास कमी हुई है। 19 नहीं, लगभग 18% की कमी हुई है, लगभग 18% की कमी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में कितने सेकेंड लेगी। देखिए 90 को तो पहले 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ही लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। कवर कितना करना है, 2275 कवर करना है 25 मीटर से, डिवाइड कर लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
2275 डिवाइडेड बाय 25, आंसर कितना होगा 91 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपए और 6 वर्षों में 12,042 रुपए हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित हो वह राशि क्या है, यानी मूल बताना है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर 3 साल में कितना ब्याज आपको मिला। तो देखिए आप जब इसको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस करने पर आपको मिलेगा 4014। कितने साल में, 3 साल में। बात समझ में आई आपको, 4014 ये जो ब्याज मिला आपको 3 साल में मिला, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 1338। बोलिए क्लियर है। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा 2676। बोलिए क्लियर है। तो आप इसमें से 2676 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 5352। 5352 यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% वार्षिक बढ़ जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी होगी। तो देखिए 3 साल में 3% बढ़ेगा, यानी टोटल 9% बढ़ जाएगा। 800 का 9% निकाल लीजिए। 800 का 9% जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8 9 72, यानी 72 रुपए आपको बढ़कर मिलेंगे। तो कितना मिलेगा 992। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नहीं हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे और उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का लाभ कमाया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या थी। देखिए पहले उसने कुछ 40 के हिसाब से खरीदे, फिर कुछ 30 के हिसाब से खरीदे और उन्हें बेचा 45 पर। तो देखिए जितने खरीदे 40 पर उतने ही खरीदे उसने 30 पर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ 35 का बनेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 40 और 30 दोनों को मिलाने पर 35 वाला बनेगा, पर ये 2 दर्जन का बनेगा, 2 डजन का, ठीक है। उसने 45 रुपए के हिसाब से बेचा, ठीक, यानी यहाँ पर 2 डजन के हो जाएंगे इसके 70 रुपए और 45 के हिसाब से 2 डजन हो जाएगा 90 रुपए। यानी अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 20 रुपए। 20 रुपए का वो मुनाफा कब कमाएगा, जब वो 2 डजन खरीद कर बेच देगा। 2 डजन के लिए मुनाफा आएगा 20 रुपए का। आपको कमाने कितने हैं 480। 480 का मतलब आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा कितने से, आपको यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 24 से। तो यहाँ पर भी 24 से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 डजन। 48 डजन उसे खरीदना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर संतरों की जो संख्या है वो बेसिकली डजन्स में पूछी गई थी, तो 48 हमारा आंसर है। अगर वो संतरों की संख्या में पूछता तो इसमें 12 का और गुणा करते, बट वैसा नंबर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने डजन्स में ही आंसर पूछा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रकाश 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% की साधारण ब्याज पर और शेष 4/3% की साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष बाद कुल 800 रुपए आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि क्या थी। देखिए 8% पर देता है कुछ राशि, फिर देता है बाकी 4/3% पर। उसे टोटल मिलता कितना है, तो 800 रुपए मिलता है। 20,000 का 800 रुपए कितना परसेंट मिला, 20,000 का 800 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो उसे परसेंट मिला है 4%। तो यहाँ पर आ जाएगा 4%। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, एलिगेशन लगा लीजिएगा, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 8 दिया ये होता है 24, ये यहाँ पर कैंसिल होकर बनेगा 4, यहाँ पर बनेगा 12। अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 8, अंतर निकालेंगे तो ये आएगा 12, अनुपात निकालेंगे तो 4 से काटने पर आएगा 2:3, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 हिस्से दिए होंगे, तो 2 और 3 यानी टोटल हो गया 5। 5 की वैल्यू 20,000, तो 1 की वैल्यू 4,000, तो 2 की वैल्यू 8,000 और 3 की वैल्यू 12,000। इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं 8% पर कितने दिए, 8,000 रुपए दिए थे। एलिगेशन बहुत ही सिंपल थे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति ने संतरे के 25 कैरेट 10,000 रुपए में खरीदे, उसमें से 5 कैरेट खो गए। अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसकी कुल लागत 25% का लाभ हो। देखिए
सबसे पहले तो ये समझिए कि जो 10,000 में अब उसके कैरेट कितने पड़े, तो उसको 20 कैरेट मिले हैं 10,000 में। कितने? 20, क्योंकि 5 तो खो गए। तो एक कैरेट की कीमत कितनी आई? एक कैरेट की कीमत आई 500। ठीक है, इस पर उसे चाहिए 25% का मुनाफा। 25% कहने का मतलब 1/4 यानी 125 रुपीज इसे और चाहिए, तो उसे एक कैरेट बेचना होगा 625 रुपए में, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 4% से बढ़ जाती तो ब्याज 160 रुपए से बढ़ जाता। निवेश की गई धनराशि क्या है? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने 2 साल के लिए सम इंटरेस्ट रेट, कुछ इंटरेस्ट रेट पर आपने पैसे जमा किए। अब अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा देंगे तो 2 साल में टोटल 8% आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। किसका? प्रिंसिपल का। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा आपको प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर इसका यानी प्रिंसिपल का जो 8% है वो दिया हुआ है 160 रुपीज के बराबर में। बोले क्लियर है? तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल इंटू 8/100 इक्वल्स टू 160 कर लेंगे। यहाँ से आप काट लेंगे 20 टाइम्स में और 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2000, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5, 12 और 13 हैं। देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आपको समझ में आ रहा है? 5, 12 और 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5, 12 और 13। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ गए हैं तो आपको 1/2 बेस इंटू हाइट करना है। बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स में कटेगा और ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा तरीका, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है या कभी किसी क्वेश्चन में पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं दिया होता है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये जो साइड्स हैं ये a, ये b और ये c है, और s क्या है तो s होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट दिया तो ये बेटर है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं देता है क्वेश्चन में तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 साल के बाद यानी 7 वर्षों के बाद 12% की वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्षों की अवधि में साधारण ब्याज 27,600 रुपए प्राप्त होता है तो राशि ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, देखिए 3 वर्षों के लिए 4% पर यानी आपको मिलेगा टोटल 12%। इसी प्रकार 4 वर्षों के लिए 8% पर यानी आपको मिलेगा 32%। और इसी प्रकार से बचे हुए 4 वर्षों के लिए, 4 क्यों? देखिए यहाँ पर 7 साल निकल चुके हैं और टोटल 11 साल है, तो 7 साल ये हो गए तो बचे कितने? 4 साल बचे, तब तो टोटल 11 होगा। ये आपके 12% पर, तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? 48। तो ये परसेंटेज आपको मिलना है, तो टोटल आपको 92% मिलने का है। 92% की वैल्यू किसका? 92% प्रिंसिपल का। इसकी वैल्यू दी हुई है 27,600। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल से डिवाइड होता हुआ दिखेगा कि P इक्वल्स टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार में? 30,000 आ जाएगा आपका आंसर। 30,000, प्रिंसिपल आपका 30,000, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7/16, 21/32, 49/8 का HCF निकालना है। देखिए जब भी फ्रैक्शन में HCF निकालना हो तो आप ऊपर यानी न्यूमरेटर का HCF निकालते हैं और डिनोमिनेटर का LCM निकालते हैं। तो अगर आप न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए सब में कॉमन है 7, तो 7 आ जाएगा। इनका LCM निकालेंगे तो देखिए 32 सबसे बड़ा है, तो या तो 32 के टेबल में ये सब आ जाए, जैसे 16 दूनी 32 होता है, 8 चौके 32 होता है, यानी 32 इसका LCM आ जाएगा। तो 7/32 आंसर ऑप्शन डी होगा। बोलिए क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपए होता है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए बेसिकली आपको सब कुछ सेम रखना है, बस आपको ये पता करना है कि भाई अगर ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी 3 साल की, और 3 साल का पेड़ कैसे बनता है? ये कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखिए सबसे पहले तो 1200 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो यानी 400 रुपए यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं।
ये 400 हो गए, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेना है, तो 400 का 5%, ब्याज की दर 5% दी हुई है, 400 का 5% 20 होता है, तो यहाँ पर भी आपको 20 मिलेगा, इसका भी आपको 20 मिलेगा, और 20 का फिर 5% निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपका आंसर आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगी, ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपए है। यदि इसे 12% की हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आपको सीधा सीधा ये बताया गया है कि 20% का लाभ और 18% की हानि। आप अगर देखेंगे तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, 18% की हानि यानी आप पीछे कहीं पर है, और 20% का लाभ यानी आगे कहीं पर है, तो जो टोटल डिफरेंस बनता है वो बनता है 38% का। ये अंतर आपको दिया है 570 रुपए के बराबर। बोलिए क्लियर है। इसी का अंतर आपको बताया है 570 रुपए। तो आप क्या करेंगे, इसका पहले 100% निकाल लीजिए, या आपको 12% की हानि चाहिए। 12% की हानि यानी आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 88%। तो अब आपको 88% की वैल्यू x चाहिए। आप चाहें तो इसको सिंपली डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी 88% पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो देखिए परसेंट से परसेंट इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो 570 को हमें डिवाइड करना है किससे, 38 से, तो ये पूरा पूरा कटेगा 15 बार में। कितनी बार में, 15 बार में, और ये मल्टीप्लाई होगा 88 से, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1320, 1320 रुपए। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। ए और बी मिलकर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,700 रुपए की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण का निपटान करने के लिए ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख से 4 वर्ष के बाद चुकाई। यानी कुल मिलाकर ए ने 3 वर्ष के बाद जितना पैसा दिया, बी ने उतना ही पैसा 4 वर्ष के बाद दिया। ए द्वारा उधार ली गई राशि क्या थी, या उसकी गणना कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस ये समझना है कि ए कितना चुकाएगा। तो ए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर चुकाएगा तो ए का प्रिंसिपल, अगर मैं ए पकड़ लूं तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पर आर 7% है की पावर 3 क्यों, क्योंकि ए ने 3 वर्ष के बाद चुकाई। ये राशि उतने के बराबर है जितना बी ने सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 साल बाद चुकाया, तो यानी पावर में 4 आएगा। तो यहाँ से आप ए का मूल और बी के मूल का रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, यहाँ से इसे डिवाइड कर लेंगे, पावर 4 है, पावर 3 है, नंबर सी में कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन 100। ये इनका रेशियो हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 107/7, 160/100। बोलिए क्लियर है, बात समझ में। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, टोटल देखना है। टोटल कितना है, 207। भाई ए ने 107 रुपए लिए हैं, बी ने 100 रुपए लिए हैं, टोटल कितने लिए हैं, 207 रुपए लिए हैं। 51,750 रुपए आपने लिए थे, यानी ये कितने के बराबर हैं, ये आपके 207 रुपए के बराबर होंगे। 207 कितने के बराबर, 51,750 के बराबर। तो एक की वैल्यू 250, डिवाइड करने पर कितना आएगा, 250 आएगा। और अगर एक की वैल्यू 250 है तो 107 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जितनी भी होगी ए ने उतने ही उधार लिया होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू आएगी 26,750, 26,750, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। और अगर बी की उधार ली गई राशि पूछता तो एक की वैल्यू 250, तो 100 की वैल्यू ये आ जाता 25,000। बोलिए क्लियर है। तो इस तरीके से आप दोनों का निकाल सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। अब आपको बस इसे सॉल्व कर देना है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4y² माइनस 16x²। अब ये x² तो आपस में कटेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4y² माइनस 12x²। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपए है, तदनुसार वह धनराशि कितनी होगी। प्रिंसिपल आपको पता है, आपको बोला है कि 3 वर्षों के लिए जो CI और SI का अंतर है वो 31 रुपए है। 3 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से आपका जो डिफरेंस है वो 31 रुपए है। तो सबसे पहले तो आप इसे 10% का फ्रैक्शन लिखें, जो भी डिनोमिनेटर में आता है वो 3 साल की बात है तो इसका क्यूब कर लें, यानी ये हो जाएगा 1000। तो आप इसे एज्यूम कर लीजिए कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है तो जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो कुछ इस हिसाब से बनेगा कि 10% के हिसाब से यहाँ पर 100 रुपये बनेगा,
यहाँ 100 बनेगा, यहाँ 100 बनेगा, फिर यहाँ पर 10 बनेगा, फिर इसका इंटरेस्ट 10 बनेगा, फिर इसका इंटरेस्ट 10 बनेगा और इसका इंटरेस्ट 1 बनेगा। अब आप यहाँ पर अगर आप टोटल CI देखेंगे तो CI कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 331। SI देखेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये आएगा 300। दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल कर आएगा 31। आपको क्वेश्चन में कितना बताया, 31। तो 31 अगर 31 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1000 की वैल्यू 1000 के बराबर है, यानी प्रिंसिपल कितना होगा 1000। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको ये थोड़ा सा भी याद हो, आपने फ्रैक्शन के साथ थोड़ी भी प्रैक्टिस की हो, तो आप डायरेक्ट आंसर 1000 बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच में पड़ता है। देखिए 3/5 और 7/8 के बीच में पड़ने वाला भिन्न चाहिए मुझे, ठीक है। कैसे पता चलेगा, आप एक काम करिए, सबसे पहले तो अगर हो सके तो इनका फ्रैक्शनल वैल्यूज से परसेंटेज निकाल लीजिए, और यहाँ भी आप उनके परसेंटेज वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो ये आ जाएगा 60%, और यहाँ पर इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 1/8 होता है 12.5%। 1/8 कितना होता है 12.5%। तो यहाँ पर अगर आप इसे माइनस भी कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 87.5। यानी 60% से 87.5% के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 8/9 कितना होता है, तो 8/9 का अगर आप परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8/9 आपको मिलेगा 88.88%। ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना आपका फ्रैक्शन तेज होना चाहिए, ठीक है। 6/7, 6 डिवाइडेड बाई 7 जब आप करेंगे तो आपकी परसेंटेज वैल्यू निकलती है 85.7 समथिंग। जब आप 12/13 करते हैं तो 12/13 पर आपकी परसेंटेज वैल्यू निकलती है 92 पॉइंट समथिंग। काफ़ी छोटी वैल्यू होती है डिवाइड करने पर, ठीक है। और 4/7 करेंगे तो कितना होगा, तो ये होता है 57.14 समथिंग। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू है जो 87 से कम है और 60 से बड़ी है, तो आपको एक ही वैल्यू दिखेगी 6/7, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन अगर आपका तेज है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक टंकी में 2 पाइप A और B लगे हैं। A उसे 20 मिनट में भर सकता है और B उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि A और B को एक साथ एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खोल रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लें। अब देखिए इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। A 20 मिनट में भरता है, B 30 मिनट में खाली करता है। एलसीएम ले लेंगे 60, यानी मैं मान लूंगा कि टंकी 60 लीटर की है, जिसमें से A भरता है 3 लीटर, B भरता है 2 लीटर, B निकालता है, तो इसे माइनस में रखेंगे, इसे प्लस में रखेंगे। बोलिए क्लियर है। अब देखिए सीक्वेंस किस हिसाब से चल रहा है, तो पहले A चालू होगा, फिर B चालू होगा, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, इस तरीके से काम चलता रहेगा। तो ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, फिर ये 3 भरेगा, ये 2 खाली करेगा, फिर ये 3 भरेगा, फिर ये 2 खाली करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करते हुए हर 2 मिनट में 1 लीटर टंकी भराएगी। भाई ये 3 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा, तो 2 मिनट में 1 लीटर भराया। 2 मिनट में कितना भराया, 1 लीटर। तो हमें 60 भरने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट। आंसर गलत हो जाएगा। आपने अगर 120 पे टिक किया, आंसर गलत हो गया। समझिए क्यों। देखिए बात है 57 लीटर तक की। 57 लीटर तक तो इस तरीके से ही चलेगा, यानी एक यानी 57 लीटर तक तो आपको हर 1 लीटर भरने में 2 मिनट लगेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ 57 इंटू 2, तो ये होता है 114 मिनट पर आपकी टंकी 57 लीटर भर चुकी। पर आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद A चालू होगा और A सीधा 3 लीटर भर देगा। तो जैसे ही 57 के बाद ये 3 लीटर भराएगा, टंकी फुल हो गई 60 की। अब आपको B को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि टंकी भर चुकी है। तो इसके बाद ठीक अगले ही मिनट में, यानी अगले 1 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको लगेंगे 115 मिनट। तो आंसर होगा आपका 115 मिनट। बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। √4⁴ प्लस 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर तो हम सभी को पता है 225 होता है, प्लस √4 का क्यूब। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 4⁻³ 1/2
या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 3/2, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2 का क्यूब। अब बताइए ये क्या है, क्यूब, ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये तो 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो बेसिकली इसमें प्लस करना है आपको 8 और आपका आंसर हो जाएगा 233, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 3 नलियां ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भरती है। बी और सी को आधा घंटा तक खोलने के बाद ए को भी खोल दिया जाता है। तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी को शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखिए शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए कि ए, बी और सी का आपको एलसीएम ले लेना है। ये कितना है 6, ये कितना है 9, ये कितना है 12। एलसीएम ले लीजिए 36, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6 की, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 की, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 की। तो बेसिकली ए 1 घंटे में 6 भरता है, बी 1 घंटे में 4 भरता है और सी 1 घंटे में 3 भरता है। बी और सी को आधे घंटे के लिए खोल के रखा गया, तो आधे घंटे में इसने 2 भरा होगा, इसने 1.5 भरा होगा, यानी कुल मिलाकर भरा कितना 3.5। 36 में से 3.5 भर गया, बचा कितना 32.5 अभी भरना बाकी है। और ये तीनों मिलकर भरेंगे। तीनों का मतलब डिवाइड कितने से होगा, 13 से होगा। कितने से होगा, 13 से होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए 32.5 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है, ये आता है 2.5। वैसे तो 25 टाइम्स है सीधा सीधा, तो एक डेसिमल के बाद 2.5 आवर्स। तो आपको कितना लगेगा 2.5 आवर्स, यानी 2 सही 1/2 घंटे। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो ये रेशियो को ठीक करिए। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 12 बनाने के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9। नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो 6 नीचे 6 ऊपर, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। तो नीचे वाले जो सेम टर्म्स है वो तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि आपने एलसीएम ले लिया था। ऊपर आएगा 6, 4 8 दूनी 4 और 3 3 9। तो इस रेशियो में आपको ये 3 नंबर्स हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर जो कि 3 है वो 27 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 9 के बराबर होगी। और अगर 1 की वैल्यू 9 के बराबर है तो इन सब की वैल्यू निकाली जा सकती है। हालांकि इनका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा। तो देखिए आप चाहें तो पहले अलग अलग नंबर निकाल के उनका औसत निकाल लीजिए, या फिर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कर लीजिए। जैसे यहाँ पर 6 और 8 14 होता है, 14 और 9 ये होता है 23। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। 23 इंटू 9 बटे 2, सॉरी बटे 3, ये इनका औसत आएगा। यहाँ से 3 कड़े आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 और ये हमारा इनका औसत आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो देखिए हमारा आंसर आया 69। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत ले, अपना आंसर बिल्कुल सही है 69। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में छिद्र होने के कारण टंकी को भरने में 12 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो वह छिद्र टंकी को कितने घंटों में खाली करेगा। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक टंकी है, इसे एक नल भरता है और ये जो नल भरता है ये 10 घंटों में भर सकता है। बट यहाँ पर क्योंकि एक छेद है तो हम इसे एक छोटा सा नल मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये नल ए है तो ये नल बी है और ये दोनों मिलकर 12 घंटे में टंकी भरता है। तो देखिए पहला डेटा दिया हुआ है कि एक नल है जो कि 10 घंटे में भर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर क्यों, क्योंकि छेद जो है वो खाली कर रहा है, दोनों मिलकर 12 घंटे में भरते हैं। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 60, इसका काम हो जाएगा 6, इसका काम हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये कि ए 6 भरता है पर ए और बी मिलकर 5 भरते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी एक खाली कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ए 6 भरता है और ए और बी मिलकर 5 भरते हैं, यानी बी की वैल्यू -1 आएगी, यानी बी एक खाली कर रहा है। अब पूरी टंकी भरी है यानी 60 पूरा भरा हुआ है और ये 1 मिनट में या 1 घंटे में एक खाली करता है, तो 60 खाली करने में 60 घंटे लगेंगे। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहली संख्या का 30% दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है।
देखिए आपसे बोला गया है एक संख्या है, इसको दो भाग में तोड़ना है। तो सपोज मैं एक भाग ले लेता हूँ x और दूसरा भाग ले लेता हूँ y। ठीक है, यहाँ पर मुझे बोला गया है कि पहले भाग का 30% यानी 30/100 और दूसरे भाग का 20% यानी 20/100। ये पहला भाग अधिक है दूसरे भाग से, यानी यहाँ पर माइनस करने पर मुझे 25 मिलना चाहिए। देखिए अधिक है या कम है, इसका मतलब उसने आपको अंतर बताया है। दूसरी कंडीशन में बोला है कि दूसरे भाग का 50%। अब देखिए दूसरा भाग फिलहाल y है, तो इसका 50%, y का 50/100। पहले भाग के 60% से, पहले भाग यानी x के 60/100 से कितना अधिक है? 33.5 अधिक है, यानी इनका अंतर है 33.5। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम 10 लेके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 250। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ 0 से 0, 0 से 0, एलसीएम 10 आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इधर तो ये हो जाएगा 5y माइनस 6x इक्वल्स टू 335। अब देखिए किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करेंगे, यहाँ 6x है और यहाँ पर 3x है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इंटू 2 कर देता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 500। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो ये 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 5y और माइनस 4y में y बचेगा और ये टोटल हो जाएगा 835। अब आप y की वैल्यू 835 किसी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सपोज पहली वाली इक्वेशन में ही पुट कर लेता हूं मैं, तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 1670। y की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1670 इक्वल्स टू 250। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर इसे ऐड कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 7 5 12 का 2 आ जाएगा, एक कैरी चला जाएगा और ये 8 और 1 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1920। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिवाइड कर लीजिएगा, ये आ जाएगी 640। आपसे पूछा है वो संख्या क्या है, तो संख्या याद रखिएगा, आपने दो भाग में तोड़ा था x और y, तो जो टोटल संख्या होगी वो तो x प्लस वाई होगी। और x प्लस वाई कहने का मतलब क्या होगा? x प्लस वाई कहने का मतलब 640 प्लस 335 नहीं 835 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 यानी 1475। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का HCF और LCM का अनुपात 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले तो ये बात समझिए कि दोनों का जो HCF है वो 21 है, यानी जो नंबर है वो 21 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, 21 के मल्टीपल में आपको यहाँ पर कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं? ये 21 के टेबल में नहीं आता, ये तो आ भी नहीं सकता। अब 21 के टेबल में ये भी नहीं आता, एक ही नंबर है जो 21 के टेबल में आता है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए मैं आपको प्रॉपर सॉल्व करके भी बता देता हूँ। देखिए LCM और HCF में आपको दिया हुआ है HCF कितना? 21। LCM क्या होता है? तो ये 84 दिया हुआ है, पर ये होता है HCF इंटू एक्स इंटू वाई। ये मैंने एडवांस मैथ के कोर्स में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 21 इंटू एक्स इंटू वाई में। अब देखिए अगर मैं इसको 21 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो देखिए यहाँ पर 21 से डिवाइड करने पर एक्स इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी ये 1 है और ये 4 है। तो जो नंबर होते हैं, तो पहला नंबर होगा HCF इंटू एक्स और दूसरा नंबर होगा HCF इंटू वाई। तो यहाँ पर 21 इंटू 1 पहला नंबर होगा और 21 इंटू 4 दूसरा नंबर होगा। तो एक नंबर होगा 21, दूसरा होगा 84। इसमें आपको 84 दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 वर्षों में 20% वार्षिक की दर से 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिलने वाली राशि। देखिए 4 वर्षों में बोला है आपसे, है कि नहीं? 20% के हिसाब से। अब सबसे पहले 20% का तो फ्रैक्शन निकाल लीजिए। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसकी पावर कर लीजिएगा 4, ये हो जाएगा 625। ठीक, अब 4 साल का आपको हिसाब निकालना है, तो या तो आप सीधा सीधा इस तरीके से आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है P इंटू
पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस पी, या आप p को कॉमन लेके -1 भी कर सकते हैं। तो या तो ये एक फॉर्मूला आप सीधा सीधा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लिख लीजिएगा 25,000 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, तो ये 20 अपॉन 100 इज 1/5, 1/5 तो ये हो जाएगा 6/5 की पावर आ जाएगी 4 माइनस 25,000। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये 6 की पावर 4 हो जाएगा। 6 की पावर 4 कितना होता है, तो 6 की पावर 4 होता है 1296। तो ये हो जाएगा 2500 इंटू 1296 अपॉन 625 माइनस 25,000। ठीक है, अब अगर आप 25,000 को 625 से डिवाइड करते हैं तो आपको कितना मिलता है, 40। कितना मिलेगा, 40। इस 40 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसे आपको मल्टीप्लाई करना है 1296 से। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 51,840। इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा 25,000। 25,000 माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 26,840। देखिए आपसे अच्छा राशि पूछी गई है, राशि यानी टोटल पूछा गया, तो ये आपका आंसर आ चुका है 51,840, यही आपका सही आंसर होगा। अगर आपसे सिर्फ ब्याज पूछा जाता तो आप बोलते 26,840। बोलिए क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.55 इंटू 4.5 अपॉन 0.81। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि डेसिमल किस तरीके से एडजस्ट होते हैं। नीचे के 2 डेसिमल और ऊपर के 2 डेसिमल आपस में कट गए, इसको ऐसे ही समझिएगा। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 45 अपॉन 81 इंटू 10। ये जो 45 या 4.5 का था, इसको मैंने अपॉन में 10 ले लिया जीरो में। बोले क्लियर है। 9 से काट लीजिएगा, ये 9 टाइम्स में जाएगा। 9 से काट लीजिएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा। 5 से इसे और काट लीजिएगा तो ये 2 टाइम्स में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 55 अपॉन 18, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक आदमी के पास 10,000 रुपए हैं, उसमें इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 6,500 रुपए की राशि प्राप्त हुई। उसके द्वारा उधार दी गई राशियों के बीच का अंतर बताना है आपको। अब देखिए, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। 10,000 पर आपको मिला है 6,500 का इंटरेस्ट। 6,500 का इंटरेस्ट कहने का मतलब क्या होगा, तो इसे मैं बोल सकता हूँ 65% का इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर। पर याद रखिएगा कितने साल में, 5 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट होगा 13%। तो देखिए, एक हिस्सा इसने 15% पर रखा था, एक हिस्सा इसने 10% पर, टोटल इंटरेस्ट मिला 13%। एलिगेशन लगा देंगे 3:2, यानी 5, टोटल 5 हिस्सों में से 15% पर 3 हिस्से थे, 10% पर 2 हिस्से थे। क्या टोटल 5 थे, नहीं, टोटल 10,000 थे। तो अगर 5 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 2,000, और अगर 1 की वैल्यू 2,000 तो इनके बीच का अंतर, तो देखिए ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 4,000 और इनके बीच का अंतर हो जाएगा 2,000, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जैसे ही मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो यहाँ पर बीच में माइनस है, तो ये आगे वाला पूरा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2ab। तो ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बचेगा 4ab। तो 4 इंटू ए का मतलब हो जाएगा 203 इंटू बी का मतलब हो जाएगा 107। अब अगर आप इसकी यूनिट डिजिट निकालना चाहें तो यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 7×3 = 21 का 1 और इंटू 4, तो इसकी यूनिट डिजिट आएगी 4, यानी आखिरी में 4 आना है। तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। बोलिए क्लियर है। अब अगर मैं इस पर डिजिटल सम लगा दूं तो देखिए यहाँ पर योग आता है 5, यहाँ पर योग आता है 8 और यहाँ पर 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 20, यानी इसका डिजिटल सम हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 16 यानी 7। तो जहां पर भी डिजिटल सम 7 दिखेगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है,
इनको जोड़कर देखिएगा लास्ट डिजिट, यानी कब तक जोड़ना है, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। जिन पर भी सिंगल डिजिट 7 आएगा वही मेरा आंसर होगा। अब इनको जोड़कर भी देख लेते हैं। 6 4 10, 8 18, 8 26 प्लस 8 34, इसका डिजिटल सम होगा 7। बोलिए क्लियर है। और यहाँ पर भी मेरे को 7 चाहिए था, तो यहाँ पर भी 7 है, तो हमारा ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा, डी नहीं हो सकता। डी का आप सम करके देखिएगा, आपको यहाँ पर डिजिटल सम 8 मिलेगा, तो यहाँ पर डिजिटल सम 7 होना चाहिए, ना कि 8, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेचा, यानी एक तरीके से उसने 1500 का 25% निकाल कर बेचा, और 1500 का 25% कितना होता है, 375 रुपए पर बेचा। यदि उसे 75 रुपए कर के रूप में देने पड़े, यानी एक तरीके से ये 75 उसे नहीं मिले, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो जो वो 25% पर बेच रहा था, अब उसे केवल 300 रुपए पर मिलेगा, और ये हो जाएगा उसका कितना परसेंट, तो ये हो जाएगा उसका 20% का प्रॉफिट, यानी एक्चुअल उसका प्रॉफिट परसेंट 20%। ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये 4.5 माइनस, अब देखिए ब्रैकेट है ना, तो इसको 3.2 अपॉन डिवाइड को मैंने 0.8 इंटू 5 लिख लिया है, प्लस 3 इंटू 4/6, कुछ इस तरीके से लिख लिया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी दिखने लगा। देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये 4 बार में जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 माइनस 20 प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये होगा 2 टाइम्स में, ठीक है, और यहाँ से ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो बेसिकली यहाँ पर कितना बचा, 2। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 6.5, ये 5 है, 6.5 माइनस 20 कितना आएगा, तो आपको पता ही आ जाएगा -13.5, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्थान से 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर राशि उधार ली। उसने 10% चक्रवृद्धि प्रति वर्ष पर इस राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया, और इस प्रकार उस आदमी ने 4 वर्ष में 3205 रुपए का लाभ अर्जित किया। आदमी ने कितनी राशि उधार ली थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए सपोज उसने x रुपीज उधार ली थी, अब कायदे से 4 साल में उसे इसका 20% देना था। जिस संस्थान से उसने उधार ली थी साधारण ब्याज पर, क्योंकि उसने साधारण ब्याज पर ली थी, तो 5% 4 साल तक लगेगा, तो 20%, यानी उसे देना कितना है, x का 20% एज इंटरेस्ट देना है, ठीक है। अब यहां पर समझिए कि उसने इस राशि का आधा 50% 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दिया 4 साल के लिए, यानी x का हाफ उसने 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से। अब ये उसका प्रिंसिपल है जो उसने दिया, यहां से वो इंटरेस्ट लेगा, कितना लेगा, तो ये आ जाएगा p, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r, कितना आएगा 10/100 की पावर 4 माइनस x/2, ये उसका सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो ये उसे देना था और ये उसे मिलेगा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ये क्या था, ये लिखा मैंने p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 4 माइनस p, ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले x/2 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा 11/10 की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 11 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 11 की पावर 4 का मतलब होता है 121 इंटू 121 या 21 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14,641, 14,641 माइनस 1 2 3 4 अपॉन में लिखूंगा 641 अपॉन में लिखूंगा 10,000। बोलिए क्लियर है। यहां से आप माइनस कर लेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा 4,641, 4,641 अपॉन 10,000 इंटू x/2, ये एक तरीके से उसे इंटरेस्ट मिलेगा और उसे इसमें से इतना देना है, यानी एक तरीके से 1/5 उसे देना है। तो अब आप इसमें से माइनस करके इक्वल्स टू 3205 करिएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से किसको, 4641 अपॉन 10,000 इंटू x/2, तो इसको ऐसा कर लीजिए, माइनस x/5,
इसमें से इसको माइनस करने के बाद आपको अंतर में कितना मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 3205 और यहाँ से आप x की वैल्यू बता सकते हैं। तो अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ABCD में से कौन सा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है 4πr²। गोले क्लियर है। तो यहाँ पर इसकी रेडियस दी हुई है 1.5, तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 × 1.5 को मैं 3/2 का होल स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 22 × 9/7 × 4। ये इस तरीके से कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9 दूनी 18 का 8, एक कैरी 9 दूनी 18 और एक 19, 198/7। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1812 1812 में छोटे से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए अब 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या चाहिए, यानी ऐसी संख्या चाहिए जो इनके एलसीएम से भी पूर्णतः डिवाइड हो। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो ये आता है 7, 11 कॉमन निकाल लीजिए, ओके 14 × 11, 14 × 11 यानी 154, ये इनका एलसीएम आता है। अब ऐसी संख्या चाहिए जो 154 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो इसको थोड़ा सा आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, जैसे 154 से आपको ऐसी कौन सी संख्या है जो डिवाइड होगी और आपको चाहिए 1812 से बड़ी। तो पहली बात तो इस पर 0 लगा लूँ तो ये 10 टाइम्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 1540 एक बार जोड़ूं, फिर एक और बार 1540 जोड़ूं, इस तरीके से अगर 154 अगर मैं जोड़ते चलूं तो मुझे एक बार ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 1812 से बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे 2 बार जोड़ दूं 1540, ये 10 बार हो गया, इसमें 1540 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 49, ये हो जाता है 61। अभी इससे छोटी है तो इसमें एक बार और 154 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ये 14 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और इतना आ जाएगा। ये वो संख्या है जो 154 से डिवाइड होगी, यानी इन तीनों से भी होगी। अभी आप देख लीजिए इनका अंतर कितना है, तो 1812 से माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 यानी 36। मुझे इसमें जोड़ना पड़ेगा तो ये संख्या मिलेगी और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सीधा सा तरीका मैंने आपको इसके लिए बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, PQR एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। PQR एक ट्राइंगल बना लेता हूं, PQR, ठीक है। S भुजा QR पर, QR यहाँ पर S एक बिंदु है। इस प्रकार की PS कोण QPR को, यानी इस वाले एंगल को, यह समद्विभाजक है, यानी एक तरीके से इस एंगल को ये 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यहाँ पर आपसे बोला है कि PQ रेशियो PR, PQ रेशियो PR ये 2:3 है। तो PSR का क्षेत्रफल, अब देखिए PSR इस वाले का आपको क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर 2:3 में ये है तो सामने वाली भुजा भी 2:3 में ही टूटेगी। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर अगर इसके बेस 2:3 में टूट रहे हैं तो हाइट तो सेम है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट में 1/2 सेम रहेगा, हाइट सेम रहेगी, तो जिस रेशियो में बेस टूटेगा उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। और अगर बेस 2:3 में टूट रहा है तो एरिया भी 2:3 में टूटेगा। तो टोटल अगर 5 है तो 5 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू 36 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 6 18 का 8, एक कैरी और ये हो जाएगा 108, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, PQR अकेले कार्य को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर होने वाला है। इन तीनों का एलसीएम लेके आपको पता है क्या करना है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालने बोला है। बहुत ही सिंपल सी बात है, साइन और cos 45 सेम होते हैं तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। साइन 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। आंसर हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 35% अधिक है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
देखिए, यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सीपी और एसपी की बात हो रही है, तो एसपी अगर 100 है तो जो सीपी है वो 35 होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखिए प्रॉफिट कितना निकलेगा 65, सीपी पर निकालना है तो 65/35 इंटू 100। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। 5 से काट लीजिएगा, ये 13 बार में कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, 13/7 इंटू 100, तो ये लगभग 200% से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी 185.71 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, उस चाप के केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जिसकी लंबाई 14√2 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। देखिए एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है 14, तो यहाँ पर एक चाप है जिसकी लंबाई है 14√2 और यहाँ पर ये दूसरी है, रेडियस ही है, ये भी 14। तो आपको पता है ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है और यहाँ पर बीच में एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है, तो ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। दूसरा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आप एंगल कॉस ऑफ ए निकालना है तो ये होता है b² + c² - a² अपॉन ट्वाइस ऑफ bc, जिसमें ये अगर a है, ये b है और ये c है, तो इसके सामने वाली भुजा a होती है, इसके सामने b के सामने वाली भुजा b होती है और इसके सामने वाली भुजा c होती है। तो आप इन वैल्यूज को यहाँ पर रखकर भी आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय ये 7 का अगेन स्क्वायर ही आ जाएगा, तो यानी ये भी 49 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है, तो 350 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे बना लीजिए मीटर पर सेकेंड में, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये 25 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन की खुद की लंबाई 250 मीटर हो जाएगी, इसे पार करना है 350 मीटर, यानी कुल मिलाकर इसे अब लंबाई पार करनी है 600 मीटर की। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड की, तो यहाँ से 60 सेकंड्स इसे लग जाएंगे इसे पार करने में। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषय ABCDE में प्राप्त कुल अंकों का विभाजन ब्रेकअप दर्शाया गया है, यानी यहाँ पर उसको कुल जो 5 विषय हैं उनके अंकों के द्वारा पाई चार्ट में ऐसा बताया गया है कि उसको इतने इतने अंक मिले हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 अंक है और कुल 600 अंक प्राप्त हुए हैं। देखिए जो टोटल है ना ये 600 अंक का है, और देखिए यहाँ पर जो बीच में आपको दिया हुआ है ये डिग्री है, यानी एक तरीके से सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल एंगल आपको बताया हुआ है। हम सभी जानते हैं कि सर्कल का सेंट्रल एंगल टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 600 अंक उसे टोटल मिले हैं ये 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सी और ई विषयों में विद्यार्थी को प्राप्त कुल अंक, देखो सी और ई ये, ठीक है, उनके द्वारा ए और डी प्राप्त कुल अंक के कितने प्रतिशत हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना होगा कितने प्रतिशत अधिक हैं। तो यहाँ पर आपसे बोला है ए और डी, तो आप ए और डी को कंसिडर करेंगे, तो बेसिकली ई सी को दोनों को जोड़कर हम देखेंगे कि टोटल कितने अंक मिले। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो अंक भी निकाल सकते हैं और मैं यहाँ पर डिग्री पर भी काम कर सकता हूँ। कैसे होगा डिग्री पर काम, यहाँ पर सी और ई की टोटल डिग्री कितनी है, तो देखिए 76 + 68 ये टोटल बनाएगा 144। किसको 76 + 68 ये टोटल बनाएगा 144। बोलिए क्लियर है। और ए और डी को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आता है, तो देखो ए और डी को जोड़ने पर यानी 60 और 72 को जोड़ने पर मुझे मिलेगा 132, यानी 60 + 72 = 132। अब देखिए कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले ये देखिए कितना अधिक है, तो माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा 12 आएगा। किससे पूछा है, तो ई और सी से पूछा है, तो यहाँ पर आएगा 12/144 इंटू 100, यहाँ पर इसका परसेंटेज बनेगा 1/12 यानी 8.33%। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ABCDE ये जो है ये कुछ कंपनियां हैं और इनके डिमांड और प्रोडक्शन का बार ग्राफ दिया हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर बोला है ACE कंपनियों की मोटरसाइकिल का कुल मांग कंपनी बी और सी की कुल उत्पादन का क्या अनुपात है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ACE का मुझे निकालना है कुल मांग, मांग यानी डिमांड। तो AC और E की मांग कितनी है, तो देखिए यहाँ पर तो ये एग्जैक्टली 50 है, प्लस C के लिए यहाँ पर मैं एग्जैक्टली 60 बोल सकता हूँ, ठीक है, और E के लिए कितना बोल सकता हूँ, ये है दोनों के बीच में, यानी एक तरीके से 55, ठीक। ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 100 और ये हो जाएगा 165 रेशियो। अब मुझे निकालना है बी और सी की कुल उत्पादन। तो देखिए बी और सी का कुल उत्पादन देखिए यहाँ पर ये 40 से थोड़ा सा कम है और ये 70 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ आपस में कि इसको मैं 40 मान लेता हूँ और इसको मैं 70 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 70, ये कितना हो जाएगा 110। तो ये हो जाएगा 165 रेशियो 110। बोलिए क्लियर है। 5 से काट लीजिएगा, 5 से काटेंगे ये कितनी बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 33 टाइम्स में, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 22 टाइम्स में, रेशियो और काट लीजिएगा तो आ जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 संस्थाओं के 5 अलग अलग अनुभाग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। यह है अनुभागों की संख्या, अनुभाग संस्थान ABCDE, ये 5 संस्थान हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्ट्स में पढ़ने वाले, कॉमर्स में पढ़ने वाले, विज्ञान में पढ़ने वाले, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सभी संस्थानों के कॉमर्स संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्रों का औसत संख्या कितनी होगी। देखिए कॉमर्स वालों का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है एज्यूम द मीन मेथड का। जब आपके पास बड़े बड़े डेटा हो तो आप इन सबको मत जोड़िए, आप एक मीन एज्यूम कर लीजिए। सबसे छोटी संख्या है 260 और सबसे बड़ी संख्या है 360, इनके बीच का एक नंबर एज्यूम कर लीजिए। सपोज मैं 300 एज्यूम कर लेता हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 300, ठीक है। अभी कितना कम है कितना ज्यादा है बस वो देखना है। 300 से कितना कम है 40, तो मैं लिखूंगा -40। ये कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है तो +20, ये तो एग्जैक्टली 300 ही है तो +0। यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा है तो मैं बोलूंगा 180 ज्यादा है, और ये कितना ज्यादा है 360, यानी 60 ज्यादा है। बोलिए क्लियर है। और इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, और प्रीवियस जो आपने एज्यूम किया था उसमें ऐड कर लेंगे। बोलिए क्लियर है। तो यहाँ से देखिए 40 60, यहाँ पर 20 बचेगा तो ये हो जाएगा 200 और 220, तो ये हो जाएगा 220/5, 5 से काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 244, तो 344 आपका एवरेज होगा, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एवरेज निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है अगर नंबर सारे बड़े बड़े दिए हुए हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, संस्थान ए और बी में आर्ट्स अनुभाग का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या इन दोनों संस्थानों में कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर साइंस अनुभाग का अध्ययन करने वाले कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए और बी के आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ए और बी के आर्ट्स कितने हैं, तो देखिए ये हैं टोटल ए और बी के आर्ट्स वाले। इन्हीं संस्थानों में कंप्यूटर विज्ञान वाले कितने हैं, 300 और 320 है। ये इसका कितना परसेंट है बस आपको ये निकालना है। तो पहले तो आप टोटल ये देख लीजिए, टोटल ये कितना होता है, ये होगा 690, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 620। बोलिए क्लियर है, 620। तो अब आपको ये निकालना है कि 620 जो है ये 690 का कितना परसेंट है, तो 620/690 इंटू 100 आप अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से इजीली। चलिए 0 से 0 काट लेता हूँ मैं, ये 0 से 0 कटा, ठीक है। 62/69, इसको थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन ले लेता हूँ, ये 62 रखता हूँ। इस वैल्यू को लगभग मैं 70 इंटू 100 करके कुछ इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से ये कटेगा लगभग 90 टाइम्स के आसपास, तो ये कुल मिलाकर लगभग 90% के आसपास बनता है, तो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हुआ क्या, कुछ नहीं, मैंने इसको भी 1 बढ़ा दिया और इसको भी 1 बढ़ा दिया, तो थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन से मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्थान सी और डी से विज्ञान अनुभाग में अध्ययन करने वाले छात्रों का कुल संख्या और इन दोनों संस्थानों में कंप्यूटर साइंस अनुभाग में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का क्रमशः अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए सी और डी संस्थानों में आपको निकालना है कौन से वाले, साइंस वाले,
बोलिए क्लियर है। अनुभाग विज्ञान वाले, तो देखिए यहाँ पर सी और डी में साइंस कितने हैं, सी और डी में साइंस की अगर मैं बात करूँ तो ये होते हैं 360 एंड 420। इन दोनों का टोटल कर लीजिए, ये कितना आएगा, ये आएगा 780। बोलिए क्लियर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दूसरा वाला देखना है कि भाई इसी संस्थानों में कंप्यूटर पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये है 380 एंड 340, यानी यहाँ पर टोटल आएगा 720। ठीक है, यहाँ से आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, आपका काम बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और कैंसिल आउट करते हैं। 2 से कैंसिल करूंगा तो क्या बनेगा, तो देखिए 2 से कैंसिल करूंगा तो 3 9, और फिर 2 से कैंसिल कर देता हूं तो ये बनेगा 3 6। 3 से काट लीजिएगा, ये 13 और ये 12, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, संस्थान ई के सभी अनुभागों में अध्ययन करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है। ई के सभी, ई के सभी, ध्यान रखिएगा आर्ट्स की या कॉमर्स की नहीं पूछ रहा है, ई के सभी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर बड़े बड़े नंबर्स हैं तो आप एज्यूम कर लीजिए कुछ एक नंबर। मैं अगेन यहाँ पर 300 ही ले लेता हूँ, आप चाहें तो 280 400 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 280, 300 मैंने ले लिया, 280 यानी यहाँ पर -20 आएगा, यहाँ पर +60 आएगा, यहाँ पर +40 आएगा, यहाँ पर -100 आएगा और यहाँ पर +30 आएगा। अब आपको 300 से ही कंपेयर करना होता है कि 300 से कितना कम है, जितना कम है माइनस में ले लेंगे, जितना ज़्यादा है प्लस में ले लेंगे। डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, क्योंकि 5 ही हैं। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -100 और ये -20, तो ये -120 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 100 हो जाएगा, तो एक तरीके से मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा +10 अपॉन 5 इज 2, तो ये आ जाएगा 302 इनका एवरेज, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई तालिका 5 वर्षों के दौरान 2 विषयों पी और क्यू के लिए मास्टर प्रोग्राम के लिए एक विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या से संबंधित डेटा दिखाती है। यहाँ पर आपको आवेदन दिख रहे हैं कि सब्जेक्ट पी के लिए कितने आवेदन आए और सब्जेक्ट क्यू के लिए कितने आवेदन आए। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट ईयर्स मेंशन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, 2010 में पी और क्यू विषय के लिए संयुक्त रूप से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या में से केवल 40% स्वीकार किए गए थे। 2010 में पी और क्यू विषयों के लिए संयुक्त रूप से स्वीकृति कुल डैश आवेदनों की संख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि 2010 में पी और क्यू जितने भी आवेदन आए थे उसमें केवल 40% ही आपको लेने थे, यानी 40% ही लिए गए। तो आपसे उन्हीं की संख्या पूछा है कि बताओ कुल आवेदनों की संख्या कितनी थी। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली निकालना है 2010 में टोटल कितने थे। तो देखिए यहाँ पर थे ये कुछ 250 और ये थे 450, तो टोटल कितने हो गए 250 प्लस 450, यानी ये हो जाएंगे 700। इनका 40% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए क्लियर है। 7 चौके 28, यानी 280 विद्यार्थी ही एडमिशन ले पाए थे या पढ़ने के लिए सिलेक्ट हो पाए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए, 2009 में विषय पी में प्राप्त आवेदनों में से 30% और क्यू में से प्राप्त आवेदनों में से 40% अंतर्राष्ट्रीय छात्र थे। 2009 में विषय पी और क्यू में संयुक्त रूप से कुल अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों की संख्या कितनी थी। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि पी में टोटल इंटरनेशनल छात्र कितने थे, तो आप बोलेंगे 350। तो ठीक है, 350 का 30% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो गए। बोलिए क्लियर है। ये काटेंगे ये काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 105। ठीक है, क्यू में कितने थे, तो देखिए 2009 में क्यू थे 200, 200 में से 40% इंटरनेशनल थे, तो 200 का 40% निकाल लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, यानी टोटल इंटरनेशनल कितने हो जाएंगे 185, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन आप बहुत इजीली बना ले जाएंगे।